बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषितों, वंचितों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए जितना संभव हो सकता था, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए, इस देश को महान भारत राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ के नागरिकों के रूप में उस तबके के लिए जो भी काम संभव था, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी तरफ से करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वह राजनीति को एक मलकुंड मानते थे। फिर भी उन्होंने इस तबके की उन्नति के लिए, विकास के लिए राजनीति में कदम दर कदम ताउम्र राजनीति को कभी छोड़ा नहीं, राजनीतिक सत्ता हासिल की और उसके माध्यम से उनको शक्ति प्रदान करने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि सत्ता जो है वह एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान करती है, और यही कारण था कि वो एक अर्थशास्त्री, एक बैरिस्टर, एक समाजसेवी, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के बावजूद वह राजनीति में गए और राजनीति में उन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीति में बढ़ते हुए कद, उनके कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। कहां से उन्होंने शुरुआत की और किस प्रकार से वह आगे बढ़ते गए और कहां कहां पर वह लोगों के लिए काम करते गए और अपलिफ्ट करते गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वह मुंबई की लेजिस्लेटिव कमेटी में मेंबर मनोनीत किए गए थे। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह 18 फरवरी 1927 को मुंबई की लेजिस्लेटिव कमेटी में सदस्य चुने गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वहां पर गए विधानसभा में, तो उन्होंने सबसे पहले बात की किसानों के बारे में, और किसानों के बारे में बात करते समय उन्होंने कहा कि जो ये इनकम टैक्स होता है वह एक ऐसा कर है, एक इनकम टैक्स जो है वो सकारात्मक कर है एक तरह से कहें तो, जबकि भू राजस्व कर जो है वो एक अनुपातिक कर है। सकारात्मक कर उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाता, अमीरों से टैक्स लिया जाता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से नीचे के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता। जबकि भू राजस्व कर जो है वह एक अनुपातिक कर है, जिसके पास जितनी जमीन है उसके अनुपात में टैक्स लिया जाता है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि ऐसे लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहिए, यानी भू राजस्व कर को भी सकारात्मक कर बनाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने महार बिल जो था, महार वतन बिल पेश किया और उस पर विधानसभा में 2 घंटे तक बहस की। महार वतन बिल क्या था? महाराष्ट्र में यानी मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर महारों को थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए पूरे गांव की गुलामी करनी पड़ती थी, वो पूरे गांव की मजदूरी करते थे, जब जाकर के उनको बहुत नगण्य मजदूरी मिलती थी, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक बिल पेश किया। हालांकि उस समय वो उसको पास नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे और उनका ये मुद्दा था कि शिक्षा के बगैर गरीबों की, पिछड़ों की, शोषितों, वंचितों की जो उन्नति है, विकास है, वह कभी संभव नहीं है। इसलिए उनकी प्राथमिक शिक्षा, उनकी उच्च शिक्षा में सरकार की तरफ से रियायतें मिलनी चाहिए। उनको जो भी संभव छूट हो वह सारी की सारी उनको अवेलेबल होनी चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। उनका तो इतना तक भी कहना था कि जब तक शिक्षा का ठेका ब्राह्मणों के पास रहेगा, तब तक इस शोषित वर्ग का किसी भी प्रकार से भला संभव नहीं है, उनमें शिक्षा का प्रसार संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा और चिकित्सा की तरह ही चाहते थे कि आवश्यक वस्तुएं जो है वो आम आदमी में राशनिंग से वितरित होनी चाहिए। यानी आज हम जो देख रहे हैं राशन की दुकानें गली मोहल्लों में, हर गांव में जो खुली हुई है, उसके लिए जो शुरुआत की थी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा चिंतन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का, उसमें दूरदर्शिता जो है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो कितना आगे की सोचते थे, यानी 100 साल बाद भी आज वो चीजें प्रासंगिक है जो बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में चाहते थे। दूसरा, साइमन कमीशन के सदस्य बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनको साइमन कमीशन में सदस्य बनाया गया था। किसके लिए? साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए मुंबई प्रांत की तरफ से। साइमन कमीशन एक विवादित विषय है। 8 नवंबर 1927 को
ब्रिटिश सरकार ने 7 ब्रिटिश सांसदों का एक आयोग गठित किया था, जिसके अध्यक्ष थे सर साइमन जॉन। इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से, साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, उसको अपडेट करना था। एक तरह से जो उपनिवेशिक शासन था भारत का, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वह परिवर्तन करने के लिए ही परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो साइमन कमीशन था वह गठित किया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था और यहां पर कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने का कारण क्या था? बहिष्कार इसलिए किया गया था, वो कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई इसमें सारे के सारे ब्रिटिश सांसद है, जबकि देश हमारा है, हमारे देश के लोगों का शासन किस तरह से चलना चाहिए उसके बारे में हमसे पूछना चाहिए, इसलिए हमारे देश के भी सदस्य इसके अंदर शामिल होने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई प्रांत की तरफ से साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए सदस्य नियुक्त किया गया था। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीति में बढ़ते हुए कदमों की। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो मकसद क्या है, मुद्दा क्या है? जो 1919 का जो एक्ट था उसमें मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को और पारसियों को एक पृथक संप्रदाय माना था, उस मान्यता मिली हुई थी और उनको अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता मिली हुई थी और उनको उसके रूप में सुविधाएं भी मिलती थी। बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य दलित नेता जो थे, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अन्य जो काम कर रहे थे, वह चाहते थे कि अछूतों को भी अल्पसंख्यकों के समान ही मान्यता मिले, उनको भी वैसी की वैसी सुविधाएं मिले, पृथक निर्वाचन की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। इसलिए उनका मुद्दा यह था और यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि कांग्रेस चाहती नहीं थी कि अछूतों को इस प्रकार से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। वह चाहते थे कि अछूत जो है उनके अनुसार, अछूत जो है वह हिंदू समाज का एक हिस्सा है और वह जहां है वह जैसे के जैसे रहने चाहिए, उसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो हम बैठ करके अंदर से बात कर लेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो विदेशों में जाकर के आए थे, उनके लिए छुआछूत, अछूतपन, जातिवाद जो है वह एक बहुत बड़ा कोड था, एक बीमारी थी और इस बीमारी को दूर करने के लिए वह कृत संकल्प इसलिए थे क्योंकि वो उस समाज से बिलोंग करते थे। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और अन्य अछूत नेता जो थे वह साइमन कमीशन के सामने इस अछूत समाज की जो स्थिति थी, जो नार के जीवन था, जो दयनीय स्थिति थी, उसको वह एक्सप्लेन करना चाहते थे, बताना चाहते थे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब उसमें शामिल किया तो उन्होंने बाइकाट नहीं किया, बल्कि शामिल होकर के और उस दयनीय स्थिति को, अछूतों की दयनीय स्थिति को गांव गांव ले जाकर के साइमन कमीशन को दिखाया, उनकी जो स्थितियां थी उसके बारे में बताया और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उनसे 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने साक्षी भी ली। उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वह अछूतों में सामाजिक सुधार के नाम पर केवल मंच पर भाषण देते हैं, लेकिन वास्तव में इनका कोई मकसद है नहीं। ये चाहते नहीं कि किसी प्रकार का इसमें जो सामाजिक भेदभाव जो है वह मिटना चाहिए या फिर उनमें सुधार आना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और सच्चाई यह है कि आज 100 साल के बाद भी अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो जब ये देखते हैं कि यहां पर एक दलित समाज का, एक अछूत समाज का व्यक्ति जो आईपीएस बन जाता है, जब उसकी शादी होती है तो उसे गांव में घोड़ी पर बैठकर बिंदोरी नहीं निकालने दी जाती। आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसके लिए 100 साल पहले लड़ रहे थे, अगर वह नहीं लड़े होते तो आज स्थितियां क्या होती। ये सोचने का विषय है। आज ये बहुत बड़ी बात है कि जहां कहीं भी गांव में अगर कोई भी जो प्रोग्राम होते हैं देवताओं के, धर्म से, मंदिरों से रिलेटेड, तो वहां पर जो भोज होता है उसमें जो अछूत लोग होते हैं, एससी के लोग होते हैं, उन लोगों से जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं लिया जाता, उनको केवल खाने के लिए बुलाया जाता है, उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। तो ये एक प्रकार से अघोषित भेदभाव की स्थिति है। संविधान में चाहे कितने भी हमें अधिकार दे दिए गए हों, उसके बावजूद भी जो स्थितियां हमारे खिलाफ बनी हुई है, इस समाज के, अछूत समाज के खिलाफ बनी हुई है, वो एक सोचने का विषय है। और बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में जो चाहते थे वो यही बात थी और यही कारण था
कि साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी कांग्रेस, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने मकसद पर, अपने मुद्दे पर डटे रहे और साइमन कमीशन को यह बात समझाने में कामयाब रहे कि अछूत जो है वो दयनीय स्थिति में है, नार के जीवन जी रहे हैं और इनकी स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है। हालांकि साइमन कमीशन जो था उसका पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने विरोध किया और यही कारण था कि साइमन कमीशन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आया था वो उद्देश्य उसे पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस जमाने तक एक मचे हुए नेता के रूप में काम करने लगे थे। नॉलेज तो उनके पास था ही, उनके पास इतनी डिग्रियां थी, उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी और विशेष रूप से जिस समाज से वो बिलोंग करते थे उस समाज की जो दुख दर्द है, जो पीड़ा थी, उसको वो अच्छी तरह से जानते थे। और यही कारण है कि उस पीड़ा को वहां तक पहुंचाने में वह पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए थे और वह कामयाबी भी लगातार हासिल करते हुए जा रहे थे। गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित हुए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, साइमन कमीशन जिस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया था उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। 3 गोलमेज सम्मेलन थे जो लंदन में हुए थे और इनका जो उद्देश्य था वह अलग अलग, गोलमेज सम्मेलन का अलग अलग उद्देश्य था। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर स्प्रू और MR जयकर, देसी रियासतों के राजा महाराजा और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके दोनों सदनों के सदस्य उसमें शामिल हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह इस अछूत समाज की जो नार के जीवन जो जी रहे थे, जो दयनीय स्थिति थी, उसे बताने में वो कामयाब रहे। उन्होंने विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक तरीके से उनकी स्थिति को बयान किया और सब लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि जो अछूत लोग हैं उनकी स्थिति आम नागरिक की तरह नहीं है, वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है और उनकी स्थिति में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर तरह से उनकी स्थिति में इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। और यही कारण था कि कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी जो बाबा साहब अंबेडकर के जो मुद्दे थे उनको महत्वपूर्ण समझा गया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया तो बाबा साहब अंबेडकर के बढ़ते हुए कद को देख करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह था माइनॉरिटी और स्टेट। माइनॉरिटी का मतलब था अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मान चुकी थी कि मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाइयों के साथ साथ अछूतों को भी एक पृथक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा जो थी वो इन समुदायों को जिस प्रकार से मिलती थी अछूतों को भी मिलनी चाहिए। इस पर वह लगभग कन्विंस होना शुरू हो गए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दो उद्देश्य थे। एक संघीय सिस्टम जो था जिसमें देसी रियासतें जो थी उनका भारत संघ के साथ क्या संबंध होना चाहिए। दूसरा था ये जो अल्पसंख्यक समाज है उनको किस प्रकार की रियायतें दी जानी चाहिए, कितनी दी जानी चाहिए, किस किस को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाना चाहिए। ये 2 चीजें थी जिन पर वहां पर डिस्कस होना था। गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी सोचते थे कि जो अछूत है वह हिंदू समाज का हिस्सा है और हिंदू समाज के नहीं बल्कि वो पूरे देश के अपने आप को सर्वघोषित नेता समझते थे और विशेष रूप से हिंदू समाज के तो समझते ही थे। इसलिए वो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में नहीं चाहते थे कि मेरे अलावा अछूतों के मुद्दों पर बात करने के लिए कोई अन्य नेता जो है वो काम करे। इसलिए उन्होंने डटकर इस बात का विरोध किया और इवन बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व का भी विरोध किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जो थे, जिस समाज से आए थे, जाके पेरन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, इस मुद्दे को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर हमेशा काम कर रहे थे और वह काम यह था कि किस प्रकार से उस वंचित समाज को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसे भी कैसे आम नागरिक बनाया जाए और इसके लिए वह लगातार काम कर रहे थे। जबकि उच्च हिंदू समाज के जो लोग थे, स्वर्ण समाज के जो लोग थे, उनको पता ही नहीं है कि उनका दर्द क्या है। वो उनको रह रहे हैं जैसे रहो,
हमें हमारे तरीके से रहना है, लेकिन वो डर इतना था, जहां आदमी को छूने से ही समस्या हो जाती हो, वो आदमी अपने हिस्से के हक, अधिकार और मान सम्मान के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। इसलिए जो मिलना था वो केवल 5-10% लोगों को मिलता था, और वो 5-10% लोगों में से ही ज्यादातर नेता जो थे वो कांग्रेस के नेता थे, और वही चाहते थे कि वह अपने तरीके से इस देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लें और बाकी चीजें जो है वो अपने तरीके से करते रहें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के जो मुख्य मुद्दे थे, अल्पसंख्यक यानी अछूतों को अल्पसंख्यक मान करके उनको भी पृथक निर्वाचन की सुविधा जो थी और अन्य रियायतें जो दी जानी थी वह मिलनी चाहिए, इस मुद्दे को उन्होंने पूरे सदन को कन्विंस करने में कामयाबी हासिल की। दूसरा मुद्दा जो था स्टेट का, यानी संघ में देसी रियासतों को शामिल करने का मुद्दा। बाबा साहब अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब वह लंदन में प्रवास किया, तो उन्होंने दोनों मुद्दों पर एक पूरी किताब लिख डाली, और उसका नाम था स्टेट एंड माइनॉरिटी। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे स्टेटिक्स के साथ, हर रियासत के डाटाज के साथ वहां पर यह बताया कि कौन सी रियासतें जो सर्वाइव करने की स्थिति में है और कौन सी रियासत जो सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। अधिकांश लगभग 500-600 रियासतों में से कुछ 5-10 रियासतें ऐसी थी जो सर्वाइव करने की स्थिति में थी, बाकी सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं थी। वहां पर जो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको बाबा साहब अंबेडकर ने समझाने की कोशिश की। बीकानेर के महाराजा के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ उनका इन मुद्दों पर टकराव भी हुआ, फिर भी वो ज्यादातर राजा महाराजाओं को ये समझाने में कामयाब हुए कि जो आज के जमाने में जिस प्रकार का सभ्य जीवन आम नागरिकों को चाहिए, वह सभ्य जीवन जो है वह राजा महाराजा अपनी रियासतों में को अलग रख करके वहां के प्रशासन के माध्यम से देना संभव नहीं है। इसलिए जनता के भले के लिए और जो वहां के राजा महाराजा है, वहां के जो शासक हैं, उन दोनों के भले के लिए जरूरी है कि वह अपनी रियासतों को भारत संघ में शामिल कर ले, ताकि जो बाहर के जो मुद्दे हैं जैसे रक्षा है, विदेश नीति है, संचार है, इन मुद्दों पर उनको अलग से मेहनत करने की और खर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। तो बाकी जो काम होगा वह नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम होगा, और इसके लिए भी बाबा साहब अंबेडकर जो थे वह इसमें कामयाब हुए। और इस प्रकार देसी रियासतों का जो विलय है भारत संघ में, उसकी शुरुआत गोलमेज सम्मेलन से ही हो गई थी। हालांकि बाबा साहब को इस बात का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन कोई अगर उनकी किताब माइनॉरिटी, स्टेट एंड माइनॉरिटी अगर पढ़े तो पता चले कि बाबा साहब अंबेडकर ने किस प्रकार से प्रीवी पस यानी राजा महाराजाओं को गिफ्ट देकर के, उनको पेंशन देकर के उनको भारत संघ में शामिल होने के लिए किस प्रकार से राजी किया जा सकता है, इसके लिए ब्रिटिश सरकार को और जो देसी रियासतों के शासक थे उन सबको कन्विंस करने की कोशिश की। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वह आयोजित किया गया 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक, और इसका भी कांग्रेस ने बाइकआउट किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर स्प्रू, ये दो ही ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लगातार भाग ले रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जो उभर कर जो नेता, एक इकलौता नेता जो गोलमेज सम्मेलन की उपस्थिति वो निकल करके जो आया, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो रिजल्ट था ये था कि 19 सितंबर 1932 को जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कम्युनल अवार्ड जो है वो घोषित किया था, और जिसमें अछूतों को भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी और उसे सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया था। हालांकि 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जो है इस मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठ गए। वह नहीं चाहते थे कि अछूतों को अलग से कुछ अधिकार मिले हैं और उनकी स्थिति में इंप्रूवमेंट आए। वह चाहते थे कि यह काम हम कर देंगे, जबकि आज तक अगर इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो यहां पर काम करने का मतलब और मकसद ही नहीं है। क्योंकि यह काम हो क्यों नहीं पा रहा, उसका कारण यह है कि जो लोग हैं
वो धर्म से जुड़े हुए हैं, और समाज और धर्म का जो कॉकटेल है हिंदू समाज के अंदर, वो इस तरह का है कि जहां पर अछूतों की जो जाति है वो निम्न जाति है, और वो धर्म की वजह से है। अब धर्म को खत्म कर नहीं सकते, धर्म खत्म नहीं होगा तो जाति खत्म नहीं हो सकती। यानी समाज में सुधार और बदलाव जो है वह हिंदू समाज के अपने आंतरिक मुद्दों की वजह से कभी संभव नहीं है। और यही कारण है, बाबा साहब अंबेडकर इस बात को अच्छी तरह से जान गए थे, समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए कोशिश की। और गांधी जी वह अपने ऊपर लेकर के कि हम समझा देंगे, हम महात्मा हैं, हम इस तरह का काम कर देंगे, तो उन्होंने उसके लिए आमरण अनशन कर दिया। और उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सुविधा मिली थी अछूतों को, उसको रद्द किया गया, और उसके बजाय जो आज वर्तमान में जिस प्रकार से आरक्षण दिया हुआ है वह परिपाटी तब से शुरुआत हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उसके बाद वाइसराय की काउंसिल में एग्जीक्यूटिव मेंबर बने, और वहां पर वो लेबर मिनिस्टर बने 1942 से लेकर 1946 तक। लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने इतने क्रांतिकारी काम किए। उन्होंने श्रमिकों के लिए टीए बिल, डीए बिल, इंश्योरेंस बिल, एजुकेशन पॉलिसी, इंटरनेट इंटरटेनमेंट पॉलिसी, तो लेबर कोटेज थे, आवास नीति, इन सब पर काम किया। प्रसूति अवकाश के बारे में बिल पेश किए, महिलाओं को और पुरुषों को समान वेतन, समान काम समान वेतन जो था उसके लिए काम किया। और इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उस समय काम किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वही था कि उसके आधार पर इस देश को किस प्रकार से रन करना है और कैसे यहाँ के लोगों के बेटरमेंट के लिए जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, वह वहां से शुरुआत हुई थी। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ये एक अलग कहानी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्च 1946 में मुंबई से चुनाव हार गए थे, लेकिन जुलाई 1946 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव जीतकर आए और संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी वो जो सीट थी वह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से वापस बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद मिस्टर एमआर जयकर जो थे, उनसे इस्तीफा दिलाकर के अब कांग्रेस ने भी और अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की विद्वता, योग्यता, प्रतिभा, उनका कार्य करने का जो ढंग था, उनकी जो पकड़ थी, मजबूत पकड़ इस पूरे देश के सभी मुद्दों पर, उससे उन्होंने संविधान सभा में उन्हें लाने के लिए कोशिश की। और फिर जुलाई 1947 में मुंबई प्रांत से दोबारा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुन करके और संविधान सभा में लाया गया। संविधान सभा में आने के बाद उनको पहली बार स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में जगह मिली, और 15 अगस्त 1947